गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का जो पहला अध्याय जो आपकी पुस्तक में अध्याय 15 लिखा हुआ है, उसका आर्थिक क्रियाओं की समझ, जिसमें हम लोगों ने भाग 1 का अध्ययन किया था। और भाग 1 में आप लोगों को जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थशास्त्र में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, ये जो अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं की जो समझ है उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो पढ़ा था, जिसमें कृषि सेवा क्षेत्र था और सेवा क्षेत्र था और उद्योग क्षेत्र था। ये 3 क्षेत्र को हम लोग भाग 1 में अध्ययन किए थे। अब हम लोग इसमें कि जैसे हम लोग कृषि करते हैं या किसी को सेवा प्रदान करते हैं, है ना, या फिर उस वस्तु का उद्योग में जो जिस प्रकार से उत्पादन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब जब वस्तु को बनाकर हम उपभोक्ता तक का कैसे पहुंचाते हैं और उस बीच में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो इसमें आपको देखेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की गणना क्यों और कैसे होती है। कि अगर हम लोग देश में जो जैसे भारत देश है, भारत देश में किसी भी चीज़ की वस्तु का उत्पादन साल भर में कितना होता है और वस्तु का उत्पादन की गणना हम कैसे कर सकते हैं कि हाँ, इस साल इस वस्तु का उत्पादन बहुत अधिक हुआ या इस साल इस वस्तु का उत्पादन कम हुआ, ये गणना करना हमारे लिए बहुत अधिक कठिन कार्य है। और इसकी गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एक वस्तु की गणना नहीं करते, बल्कि जो उन वस्तुओं से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए आपके पुस्तक में तो धान का उदाहरण दिया हुआ है, मुरमुरा का, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर ये बताती हूँ आपको कि बिस्किट बनाना है हमको। बिस्किट बनाने के लिए हमको जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना, तो एक किसान है जो गेहूँ खरीदता है, गेहूँ का उत्पादन करता है, और एक व्यक्ति जो गेहूँ खरीद कर लेकर आता है, उसे पिसवाता है। पिसवाने के बाद फिर जब लेकर आता है घर में तो उसमें शक्कर है, दूध है, मक्खन है और जो भी बिस्किट के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता होती है उन सारी चीज़ों को वो डालता है। ये जो वस्तुएं बीच बीच में जो डली हुई होती हैं, बस बिस्किट को तैयार करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकताएं होती है उन वस्तुओं को वो डालता है और बिस्किट तैयार करता है। और बिस्किट का एक निर्धारित मूल्य तय करता है ताकि उस बिस्किट में जितनी भी वस्तुएं लगी हुई हैं उन वस्तुओं का मूल्य उस बिस्किट से वो प्राप्त कर ले, है ना। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग उस वस्तु की गणना कर सकते हैं। और एक सबसे अहम बात यह है कि हम लोग जैसे कोई चीज़ पहले के प्राचीन काल में हम लोग किसी वस्तु की गणना करने में हमको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि उस समय वस्तु का उत्पादन होता था और वस्तु का आदान प्रदान करके हम लोगों की आवश्यकताएं पूरा करते थे। तो कोई वस्तु इतनी महंगी होती थी, कोई वस्तु सस्ती होती थी, तो उसमें हमको उसकी गणना करना बहुत कठिन हो जाता था, है ना, कि कितना लाभ हुआ उसमें। तो जैसे ही मुद्रा का प्रचलन हुआ, मुद्रा के माध्यम से हम उस वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया और मूल्य निर्धारित करके हम उस वस्तु का से लाभ हुआ या हानि हुई, इस चीज़ के बारे में हमको आसानी से पता लग जाता है ना। तो अब देखते हैं हम लोग जो वस्तु जो दिया हुआ है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की गणना क्यों और कैसे की जाती है। आज लोग विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं से में लगे हुए हैं और यहाँ पर देखेंगे जो बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र में कुल उत्पादन को जानने के लिए हमें राष्ट्र के सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल उत्पादन जानना आवश्यक होता है। और यहाँ पर देखेंगे, आप सोचते होंगे कि हजारों वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना करना बहुत अधिक कठिन होता है और ये जो पैदावार जो होती है इसमें जो असंभव है और पेचीदा भी होता है, मतलब बहुत कठिन होता है। और हम चाहे तो ये सभी वस्तुओं की एक सूची बना सकते हैं और परंतु सभी वस्तुओं की मात्रा
कि अलग अलग गणना करना चाहे तो वह मुश्किल होगा, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना को मापन पैमाना अलग अलग होता है। यहाँ पर जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, हर वस्तु का मापन पैमाना मतलब उसका जो मूल्य होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए हम उसका मूल्य निर्धारित करके उसको गणना मतलब एक गणना में बैठाकर या उसकी वस्तु की सूची बनाकर हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है आपका, देखोगे जैसे इस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं कि वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया है, देखोगे कि जैसे सेवाओं के मूल्य का योग करेंगे और 500 किलोग्राम शक्कर जो कि 500 किलोग्राम शक्कर है और प्रति शक्कर का मूल्य 30 रुपये है ना। तो अगर वो 500 किलो शक्कर बेचता है 30 रुपये के हिसाब से, तो उसको कितना लाभ होता है, कितना पैसा प्रॉफिट होता है, इसमें देखेंगे 15,000 रुपये। और उसी प्रकार से देखेंगे एक डॉक्टर है जो एक आँख का ऑपरेशन करने के लिए 5,000 रुपये लेता है, तो वो वैसे ही कितने जैसे 10 लोग का करेगा तो 5 दाहम 50 और उसमें कितना लगेगा उसको, उस हिसाब से उसका मूल्य हम कुल मूल्य निकाल सकते हैं। और उसी में देखेंगे एक चीज़ और बताया है इसमें कि जैसे 30 रुपये के प्रति लीटर की दर से 100 लीटर दूध का मूल्य 3,000 रुपये होता है ना। एक डॉक्टर है जो आँख का ऑपरेशन करता है जो 5,000 रुपये प्रति ऑपरेशन के पीछे लेता है, तो 10 ऑपरेशन करने में उसको कितना पैसा प्राप्त होता है, 50,000 रुपये प्राप्त होता है। और उसी के आधार पर देखोगे यहाँ पर जो उदाहरण के स्वरूप में आपका जो बताया है कि व्यक्ति धान का उत्पादन करता है, धान को उत्पादन करने से पहले वो बीज खरीदता है, फिर धान का उत्पादन करता है, धान को वो मिल में ले जाता है, मिल में ले जाकर उसे कुटवाता है, कुटवाने में वो 60 किलो चावल निकलता है और बाकी चीज़ उसका जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है वो भी रहता है। अब वो चावल को लेकर आता है, फिर उसको 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से क्या करता है, वो मुरमुरा बनाने वाले को बेचता है। वो मुरमुरा बनाने वाला जो बेचता है तो उस हिसाब से वो उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हर एक व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर काम करके वो वस्तु से जो उसको प्राप्त होता है उसके आधार पर उस वस्तु की गणना आसानी से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक उदाहरण मैं अपने से बताती हूँ कि एक व्यक्ति है जो मक्का खरीदता है, भुट्टे के खेत में जाता है और मक्का खरीदता है। मक्का खरीदने के लिए उसको कितना 100 रुपये किलो के हिसाब से वो 10 किलो मक्का खरीदता है 1,000 रुपये का। और 10 किलो मक्का खरीदने के बाद उसको लेकर जाता है, साफ़ करवाता है और फिर वो मक्के को ले जाता है जहाँ पर पॉपकॉर्न निकलता है, वहाँ पर पॉपकॉर्न निकालने में उसको 10 किलो मक्के का पॉपकॉर्न निकालने में उसको 200 रुपये लगते हैं। तो वो क्या करता है, उस मूल्य को भी उस पॉपकॉर्न में जोड़ देता है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ इसमें 1,200 रुपये। 1,200 रुपये वो एक उस वस्तु के पूरे मूल्य की मतलब निर्धारित मूल्य करता है वो, कि एक जैसे 10 किलो पॉपकॉर्न का मूल्य वो पूरा निर्धारित कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ये बता सकते हैं कि हम किसी वस्तु के मूल्यों की गणना या उसकी मात्रा की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर आपको यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में जो कि प्रत्येक क्षेत्र में जो क्षेत्रक की अंतिम वस्तु की सेवाओं एवं मूल्यों की गणना, जो मूल्यों का जो योग है वो क्या होता है, उस देश के कुल उत्पादन को दर्शाता है। ये सभी उत्पादन देश की सीमा के भीतर हुए होते हैं। मतलब किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में जो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य का योग उस देश में मतलब उस देश की कुल उत्पादन को दर्शाता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन अगर हम यहाँ पर करते हैं तो वो पूरे साल भर का जो उत्पादन का मात्रा होता है वो
जो अंतिम समय में जो उसका उत्पादन होता है वो, और उसी को क्या करते हैं, उस वस्तु का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब एक वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है, शुरुआत में जो भी चीज़ जितनी भी उसमें जितना भी उसमें पैसा लगता है, वो लगाने के बाद जब वस्तु का जो अंतिम उत्पाद आता है, अंतिम उत्पाद जैसे फसल का उत्पादन हम करने के पहले उसमें जितना भी चीज़ का लगाते हैं, और अंतिम उत्पाद मतलब फसल पक जाती है फिर उसको बेचते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, अंतिम उत्पाद कहलाता है। उसका मात्रा भी ज्ञात किया जा सकता है और उसका मूल्य भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। और इसी के आधार पर यहाँ पर देखेंगे उदाहरण दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना का कार्य केंद्र सरकार के यहाँ पर सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और ये जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब एक देश में किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन होता है तो वो उस देश में उस देश के भीतर में उस वस्तु का उत्पादन कितना होता है, ये राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है। मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है इसमें। और इसकी गणना सांख्यिकी के आधार पर किया जाता है। सांख्यिकी के आधार पर उसकी गणना की जाती है कि उसका मात्रा कितना है, तो इससे वो सकल घरेलू उत्पाद आसानी से निकल जाता है। अब देखते हैं गैर भुगतान कार्य। गैर भुगतान कार्य किसे कहते हैं कि कोई भी कार्य को करने के लिए हमको किसी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता। हम लोग देखते हैं कि गैर भुगतान कार्य वो करते हैं जो सेवा की भावना से किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि महिलाएं सुबह से उठकर वो क्या करती हैं, अपने घर का देख रेख करती है, बच्चों को नाश्ता बना कर देती है, गाय को चारा देती है, घर की साफ सफाई करती है, घर में बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखती है, खाना बनाती है। इस प्रकार का जो कार्य होता है वो दिन भर कार्य करने के बाद में भी वो किसी प्रकार का उसको पेमेंट या वेतन नहीं मिलता है, उसको हम गैर भुगतान कार्य कहते हैं। और ये कार्य करने के लिए खास करके जो सेवा भावना से किया जाता है और उसका कोई भी उद्देश्य नहीं होता है कि वो उसमें वो इस कार्य को करे। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे इस पाठ को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और पढ़कर इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको निकालेंगे और निकालकर आप याद करोगे, क्योंकि ये वाला जो पाठ है आपका अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय वो आपके तिमाही परीक्षा के उसमें आने वाला है सिलेबस में। तो आप इस पाठ का अध्ययन अच्छे से करेंगे, भले ही प्रश्न उत्तर आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और जो उसका जो पॉइंटेड जो रहता है उसको अंडरलाइन करके उसको याद कर लेते हैं, तो आपको छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।